वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पर। हमारा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज कार्यक्रम चल ही रहा है और अब तक इसके 4 वीडियोस आ चुके हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है और इसमें हम आज आंसर राइटिंग के बॉडी यानी मुख्य भाग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन या जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है आंसर का, वो सारी बातें हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन किया है। इसी क्रम में आज किसी आंसर का जो बॉडी होता है यानी परिचय के बाद जो उसका मुख्य भाग होता है, उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, उस पर कौन कौन सी चुनौतियां आती है, स्टूडेंट कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं और किन किन बातों का हमें उत्तर लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, इन सारे बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिन्हें इस बार मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिला है, जो पहली बार लिख रहे हैं, जिनकी तैयारी थोड़ी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ कमियां हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ऐसा हमारा पूरा यकीन है। आइए वीडियो पर चर्चा करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्नों का जो स्वरूप होता है, उनका जो लेवल होता है, जैसा यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है, उससे मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। फिर आगे हम इस बात को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत से स्टूडेंट शायद इस बात को पढ़ते नहीं हैं या उन्हें बताया नहीं गया होता है, या उत्तर लिखते समय हम लोग इस बात को आइडिया लगा लेते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर गया है, जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो 2-4 बातें हैं, जैसे आपके नोटिफिकेशन में मेंस के बारे में जो 2-4 बातें बताई गई हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, उसे ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें लिखा है कि जो मुख्य परीक्षा का जो उद्देश्य है, वो उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है। अब आप इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए कि आयोग आपसे क्या अपेक्षा रखता है। वो आपके समग्र बौद्धिक गुणों को चेक करना चाहता है और ऐसा वो आपके आंसर राइटिंग के माध्यम से ही वो चेक कर लेता है। उसके बाद एक इंटरव्यू का स्टेज बचता है, वो अलग बात है, लेकिन उत्तर लेखन का जो फिलॉसफी है, वो आपके समग्र बौद्धिक गुणों को जांच करने का भी एक तरीका है, न कि केवल आपके ज्ञान को जांचना या फैक्ट्स कितना आप जानते हैं, तथ्यों का आपके पास कितना संकलन है। ये यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मूल रिक्वायरमेंट यही है कि ओवरऑल आपका जो इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स है वो कितना बेहतर है। ये बातें आपके उत्तर में आपका जो इवैल्यूएटर है वो चेक करते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखना होता है। हम इन्हीं चीज़ों पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी नोटिफिकेशन में आयोग आगे कहता है कि प्रश्नों का जो स्वरूप होगा वो उसका स्तर ऐसा होगा जो कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के उत्तर दे पाएगा। कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। सुशिक्षित होना, शिक्षित होना, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। सुशिक्षित का मतलब जो जागरूक है, जो देश दुनिया के बारे में अपडेट रहता है, अपने आसपास के समाज के बारे में उसकी पकड़ ठीक है, अवगत है, अपने विषयों पर उसका अच्छा ज्ञान है। ये कुछ एक पैमाने हैं जो एक सुशिक्षित व्यक्ति के अंदर होने चाहिए और आयोग आपसे यही उम्मीद भी करता है। तो इसका ध्यान रखें आप। और क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर उम्मीदवार की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। उसमें सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की जो आधारभूत समझ है वो चेक की जाएगी। परस्पर विरोधी जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उन पर या उनकी मांगों का विश्लेषण करने की योग्यता का आयोग परीक्षण करता है। और अंत में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन सारे मुद्दों पर जो भी डिबेटेबल आपके समाज में, भारत में या विश्व में चल रहा है, उन पर आप अपना ओपिनियन कैसा कायम करते हैं, आपका अपना अप्रोच या दृष्टिकोण क्या है, ये बातें आपको अपने आंसर में प्रेजेंट करना होता है और इन्हीं चीज़ों को आयोग ढूंढता है। जिन कैंडिडेट्स के उत्तर में ये बातें सटीक रूप में मिल जाती हैं, उनको इंटरव्यू में कॉल किया जाता है और आगे उनका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। ये सारी चीज़ें मेंस में ही तय हो जाती हैं। तो इन बातों को आप अपने दिमाग में बहुत ही ठीक से बैठा लीजिए कि ये उनकी प्राइम रिक्वायरमेंट है और आप आंसर लिखते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। ये हमारा आपसे सुझाव है।
अब आइए सीधे बात करते हैं कि आंसर में कहाँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जो बॉडी है, हमारा पिछला लेक्चर इंट्रोडक्शन पे हो चुका है, अब हम बॉडी पे आ चुके हैं। बॉडी पे क्या करना चाहिए? जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और आप इस समय जो पैटर्न है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, शुरुआत के 10 प्रश्न 150 शब्दों के होते हैं और बाकी 10 प्रश्न 250 शब्दों के होते हैं। तो 150 शब्दों में अगर जब आप लिखना शुरू करते हैं तो ये देख लीजिए कि प्रश्न एक ही है या प्रश्न में एक छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चक्रवात क्या है और इसकी उत्पत्ति संबंधी कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये एक प्रश्न का दो पार्ट है, चक्रवात क्या है एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया इसकी उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। मान लीजिए अगर इस तरह का कोई प्रश्न मिलता है तो आप ये देख लीजिए कि आप किस में यानी प्रश्न के दोनों पार्ट में कितने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किसमें कितने शब्द लगाएंगे, रेशियो तय करना ये इंपॉर्टेंट काम है। जैसे 150 शब्द, अगर यही प्रश्न 150 शब्दों का है तो शुरू के 40 शब्द, लगभग 40 शब्द यानी 5 शब्द कम बेसी आप इसको समझिए, आप इसके परिचय पर यानी चक्रवात की मीनिंग पर या इसको डिफाइन कीजिए कि चक्रवात होता क्या है। अगले 100 शब्द यानी 150 में से 40 शब्द आपने यहाँ दे दिया तो लगभग आपके पास 110 शब्द बच गए। उसमें से 90 से लगभग 100 शब्द आप चक्रवात के उत्पत्ति के कारणों का व्याख्या करिए। यानी इतने शब्द आप उसके व्याख्याओं पर लगा सकते हैं और यही लगाना आपके लिए जरूरी भी है। और अंत में जो 10-15 या 20 शब्द बच गए उसका एक छोटा सा आप एक लाइन में या दो लाइन में एक कंक्लूजन देकर समाप्त कर सकते हैं। तो बॉडी में जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रश्न का कितना पार्ट है, तो उसमें हमें किस एरिया में कितने शब्द देने हैं, ये रेशियो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तय कर लेना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आमतौर पर जो स्टार्टिंग करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनमें ये चूक देखी जाती है। बाकी जिनकी तैयारी अच्छी रहती है वो तो उनका सब चीज ठीक रहता है। इसी तरह अगर वो प्रश्न 250 शब्दों में भी है, 2 या 3 पार्ट है, तो भी आप उनका एक रेशियो बना लीजिए कि परिचय में कितने शब्द, दूसरे पार्ट में कितने शब्द, तीसरा पार्ट अगर है तो उसमें कितना शब्द और फाइनली कंक्लूजन के लिए 20-30 शब्द, 30-40 शब्द। 250 वाले जो 15 अंकों के आंसर होते हैं उसमें निष्कर्ष को आप थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके पीछे का डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है। और स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव वर्ड से संबंधित हमारा पिछला वीडियो जो सीरीज 4 है उसमें हमने 10-12 ऐसे डायरेक्टिव वर्ड का हमने जिक्र किया है। आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे एग्जामिन, इवेलुएट, क्रिटिकली एनालाइज, ये सारे सब डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो डायरेक्टिव शब्दों से संबंधित हमारा वीडियो इस तरफ है, इस लिंक में है। आप इस पे जाकर अपना ये वीडियो हमारा आप देख सकते हैं तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस रेशियो तय करने वाले ही पॉइंट में एक बात ये भी है कि कई बार स्टूडेंटों को मैप बनाना बहुत आवश्यक होता है या कोई ऐसा प्रश्न ही आ जाता है जिसका मैप बनाकर बताना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जरूर ध्यान में रखिए। मैप या कोई भी डायग्राम कि आप कितना बड़ा आप मैप बना रहे हैं और वो कितना सटीक है। कई बार क्या होता है कि शब्दों को कम करके मैप को ही आधे पेज या आधे से अधिक पेजेस में आप लोग बना देते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मैप बनाने के लिए किसी भी एक पेज का एक चौथाई यानी 25 से 30% भाग का ही इस्तेमाल करें, उसमें ही सटीक बनाएं। उससे बहुत बड़ा भी बनाना ठीक नहीं है और उससे बहुत छोटा भी बनाना अ, वो ठीक नहीं है। तो इस बारे में अगर आप अपना कोई आंसर लिख के दिखाएंगे तो हम उस पर आगे डिस्कस कर पाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है प्रश्नों को छोड़ना। यूपीएससी की परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़ने का मतलब है कि आप प्रतिस्पर्धा में अपने आप को या तो बाहर कर लिए हैं या लगभग बहुत पीछे चले गए हैं। एक भी मुख्य परीक्षा का एक भी प्रश्न जो चाहे वो 10 नंबर का हो या 15 नंबर का या केस स्टडीज का ही क्वेश्चन हो, पर्याप्त होता है आपको प्रतिस्पर्धा में बाहर करने का, अगर आपके बाकी के आंसर्स, बाकी के पेपर्स अगर औसतन हैं तो। कई बार स्टूडेंटों में ये देखा गया है कि आंसर लिखते समय 20 में से लगभग 18-19 प्रश्न लिख लेते हैं और एक आध प्रश्न कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं। मेरा सुझाव है आप
सभी स्टूडेंटों से कि एक भी प्रश्न ना छोड़ें। अ, अगर समय की कमी हो जा रही है, उसकी वजह से छूट रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि आप 20 प्रश्नों का उत्तर लिखने का 3 घंटे का जो प्रैक्टिस समय मिलता है, आप उसमें इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास काफ़ी समय है। अभी लगभग जून का अंतिम सप्ताह चल रहा है। अभी आपके पास जुलाई और अगस्त के महीने पड़े हुए हैं। दूसरी बात, अगर आपको प्रश्न ही नहीं आ रहा है और चाह रहे हैं कि अब मुझे ये आ ही नहीं रहा है, तो मैं इसे छोड़ दूँ। तब भी मेरा सुझाव है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट जो 3-4 साल से पढ़ रहा है या जो एक वेल एजुकेटेड सुशिक्षित व्यक्ति है, स्टूडेंट है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में वो 10 बातें ना लिख पाए, 10 पॉइंट ना लिख पाए, मुझे नहीं लगता। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि प्रश्न ही बहुत ऐसा पूछ दिया गया जो शायद आउट ऑफ बॉक्स होगा या आपके सिलेबस के बाहर का होगा। लेकिन तब भी अगर आप अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी कुछ लिख दें, कुछ डायग्राम बना दें, अगर स्कोप है, तो भी आप उसमें 3-4 अंक या अगर 15 नंबर का है तो 4-5 5-6 नंबर तक उसमें आप ला सकते हैं। मतलब ज़ीरो तो नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ भी लिख देते हैं और सही से 2-4 पॉइंट बना दिए, कुछ मैप बना के उसको दिखा दिए, दिखाने का प्रयास कर दिए कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, तब भी आपको कुछ न कुछ अंक मिल जाएगा जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, इस बात को आप ध्यान में रखें और गाँठ बाँध लीजिए ताकि अ, आपका ये अटेम्प्ट खराब ना हो। और अगर आपने अपने पूरे सिलेबस को एक भी बार ढंग से पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस जो आपका यूपीएससी मेंस का है, तो ऐसा कोई प्रश्न यूपीएससी पूछेगा ही नहीं जिसको आप शायद ना लिख पाएँ। ठीक है? तो अपनी तैयारी में पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम बैठने से पहले अपना जो फाइनली है आप 60-70% सिलेबस को ठीक से कवर करके तब पहुँचे। पर एटलीस्ट 2-3 बार पूरा सिलेबस आपको देख ही लेना चाहिए। अगला जो पॉइंट है नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है हेडिंग्स को लेकर। बॉडी में बहुत सारे स्टूडेंट या तो हेडिंग नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं है, या जो लिखते हैं उनका हेडिंग पूरा एक सेंटेंस हो जाता है। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये दर्शाता है कि शायद थोड़ा आपकी बौद्धिक क्षमता कम है। हेडिंग जो है वो आपके प्रेजेंटेशंस को बेहतर बनाता है, इसलिए आप हेडिंग्स अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है। स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, या तो वो हेडिंग ऐसा लिख देते हैं जिसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पाता है, या फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो होना क्या चाहिए, 3 से 4 शब्दों में या 2 से 3 शब्दों में बस मुख्य टर्म को लिखिए, यही आपका हेडिंग होगा। और अगर जरूरत पड़ता है तो उसके अंदर भी आप सब हेडिंग दे सकते हैं। जैसे एक शब्दों में भी आप हेडिंग लिख सकते हैं। अगर किसी चीज का कारण पूछा गया है तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हेडिंग डालिए कारण, उसके बाद अगर प्रभाव लिखना है तो फिर हेडिंग डालिए प्रभाव, और 8-10 पॉइंट, 7-8 पॉइंट जो भी आप लिख रहे हैं ऐसे करके लिख दीजिए। पूरा एक लाइन लिखना समझदारी नहीं है, और मेरा सुझाव है कि उससे आप बचें तो ही बेहतर होगा। जैसे गांधी का योगदान, 3 शब्द में एक आपका हेडिंग बन गया। भगत सिंह का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इस तरह से एक्स वाई जेड का योगदान, एक्स वाई जेड की भूमिका, ये हेडिंग के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट, जो अच्छे स्रोतों का हवाला देना। मुख्य परीक्षा के मेन जो आंसर आप लिखते हैं बॉडीज में, यहाँ आपके बौद्धिक गुणों का टेस्ट हो जाता है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर वाकई अच्छा तो लिख देते हैं, लेकिन किसी अच्छे मानक स्रोत या मानक अ, घटनाओं का जिक्र नहीं करते, उल्लेख नहीं करते हैं। इससे आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी पर थोड़ा संदेह पैदा होता है, या ये कह लीजिए कि वो आंसर उतना प्रामाणिक नहीं लगता। जैसे अगर आप भूगोल का आंसर लिख रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ, और आप जलवायु परिवर्तन से संबंधित किसी भी घटना का, किसी एरिया की घटना का एनालाइज कर रहे हैं, तो आपने सारी बातें लगभग लिख दी। लिखते भी हैं लोग, बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बता दिया कि आप जो अपनी बात लिख रहे हैं उसका स्रोत अगर आईपीसीसी के पैनल की रिपोर्ट है, या भारत के जो मौसम विज्ञान मंत्रालय है या वैश्विक स्तर पर कोई बॉडी है जिसकी रिपोर्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जो बातें बताई गई वो आप लिख रहे हैं, तो ये आपके आंसर में एक चार चांद लगाने का ही काम करता है। अगर आप इतिहास का आंसर लिख रहे हैं तो जितना ज़्यादा इतिहासकारों का रेफरेंस देंगे उतना बेहतर आंसर माना जाएगा ऑप्शनल में।
इसी तरह साइंस टेक में हो या जिसमें भी हो, अगर आप वैज्ञानिक उपलब्धि की बात बता रहे हैं, तो आप इसरो के रिपोर्ट के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करिए। भारत सरकार के किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण, तमाम स्रोतों का उदाहरण दीजिए। इससे आपके इससे ये मैसेज जाता है एग्जामिनर, इवैल्यूएटर को कि आपने ये पढ़ाई कहाँ से पढ़ी है। अन्यथा यही मैसेज जाएगा कि आपने किसी लोकप्रिय संस्थान का मैटर ही पढ़ लिया है, जिसमें कंटेंट बनाने वाले ने इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता भी शायद उतना ना हो। तो ये ध्यान में रखना है कि आपके आंसर से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। अगला पॉइंट है रिसोर्सेज का दुरुपयोग। ये लेस इंपॉर्टेंट है, पर है बहुत काम का चीज। बहुत स्टूडेंट उत्तर लिखते समय पेज के दोनों तरफ से ऑलरेडी मार्जिन दिया रहता है, उसके बाद भी ये दोनों तरफ से या एक तरफ से काफी स्पेस छोड़कर पॉइंट में अपनी बात लिखकर पेज को भरने का प्रयास करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि शायद आप कितने लापरवाह हैं, आपको पता ही नहीं कि चीज़ों का यूज़ कैसे करना चाहिए। या आप इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि पेज ही तो है किसी का, मेरा क्या जाता है। तो ये मैसेज नहीं देना है कि आप कितने केयरलेस हैं। यही आपकी बौद्धिक क्षमता का आकलन इसके माध्यम से भी किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो जो भी आपको पेज मिलता है यूपीएससी का आंसर राइटिंग के लिए, उसके पूरे को यूज़ करें, लगभग पूरा यूज़ करें, मार्जिन के अंदर ही रहते हुए, और कहीं भी कोई एरिया अननेसेसरी खाली ना छोड़ें, ये ध्यान में आप रखें। इससे आप एक जिम्मेदार प्रशासक का परिचय देंगे, ये बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि परिचय लिखते समय औपचारिकता। ये पॉइंट नंबर 7 है, और इसमें हम लोगों ने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा देखा है कि क्लास में टीचर स्टूडेंट को बता देता है कि शुरुआत भूमिका से करिए, या इंट्रोडक्शन से करिए, या आपके मेंटर ने भी बता दिया होगा करिए, और आपने भी ध्यान में रख लिया कि शुरुआत ही तो करना है। बस एक औपचारिकता ही हो जाती है। बहुत सारे आंसरों में हम लोगों ने देखा है, अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट हैं बाकी बातें तो ठीक लिखते हैं, पर शुरुआत जो करते हैं वो बॉडी में वो एक औपचारिकता है कि बस 2 लाइन से लिखना था, 2 लाइन से शुरू करना था, 2 लाइन कुछ भी लिख दिया, क्या जाता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप जो इंट्रोडक्शन है उसको आंसर का अलग पार्ट न माने, वो आपके आंसर का ही एक पार्ट है। उसमें भी आपने अगर 30, 40, 20, 30 शब्द खर्च के किया है, तो वो भी जांच के दायरे में है। उसकी भी स्क्रूटनी होती है कि आपने वही लिखा जो पूछा गया है, या कुछ भी लिख दिया। तो परिचय या भूमिका लिखते समय बस औपचारिकता ना निभाएं, बल्कि सटीक लिखने का प्रयास करें। एग्जैक्ट डेफिनेशन आ रहा है तो लिखें, या अगर घटना का इम्पोर्टेंट बता पाए तो बताकर आप लिखें। खाना-पूर्ति नहीं करना है कि हम भूमिका बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। हिंदी मीडियम के लाखों आंसरों को देखने के बाद मैं इस बात को आपके सामने कहने में सक्षम हो रहा हूँ कि इस डिमेरिट से आप जितना बचेंगे उतना बेहतर है, और आपके इवैल्यूएटर को एक अच्छा मैसेज आएगा कि इनका जो है, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि लाइन ऑफ लेंथ अच्छा होना चाहिए, आंसर राइटिंग में भी ये बातें मायने रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 15 जो अंक वाले प्रश्न होते हैं, या 250 शब्दों वाले जो प्रश्न होते हैं, ऐसे 10 प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्नों का एक सेट होता है। इसमें कई बार बहुत कम ही होता है, लेकिन ये भी एक कमियां है जो देखा जाता है कि सारे पक्षों का संतुलित आंसर नहीं हो पाता है, या एक दो पक्ष का संतुलित आंसर होते होते आपका पेज कम पड़ गया, तो तीसरे पार्ट में आपने आकर कंप्रोमाइज कर लिया। इस संतुलन को भी बनाए रखने का अभ्यास आप कर लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी पिछले साल के आप प्रश्नों को पढ़िए, या अगर आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो बड़े बड़े जो भी आंसर हैं उनको पढ़ के देखिए कि कितने पार्ट है, और आपको हर एक पार्ट के लिए कितना स्पेस और शब्द सीमा का इस्तेमाल करना है, वरना एग्जाम में जाकर कंप्रोमाइज होते हुए दिखता है। और फिर उसके बाद या तो आप आगे की राह नहीं बता पाते हैं, या कंक्लूजन में जहां आपको 40 शब्द लगाना था, 30 शब्द लगाना था, या तो नहीं लिख पाते हैं, या एक लाइन में ही उसको लिख के समाप्त करते हैं, तो घाटा आप ही का होगा इससे। अगर 20 में से 1-2 प्रश्न में ऐसी गलती होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही ट्रेंड आपके 10-12 प्रश्नों में चला गया, तो समझ लीजिए कि हर एक कंक्लूजन के लिए आपने आधे-आधे अंक खो दिए, और आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना अंक आप खो रहे हैं इस तरह से। और अगर आप इस चीज को ठीक से कर रहे हैं तो उतना ही अंक आपका बढ़ भी जा रहा है, यानी दोनों है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो इस कैलकुलेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 कि पेज के बीच में जैसे मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ये बातें बताई जाती है, लेकिन कई बार कहाँ बनाया जाए, ये भी एक सवाल है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि या तो आंसर के अंत में बना देते हैं या शुरुआत में ही बना देते हैं। तो शायद इससे बेहतर होगा कि अगर आप कोई फ्लो चार्ट, कोई मैप बना रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच का स्पेस लेकर बनाएं। चाहे पेज 3 पेज में आप लिख रहे हो या 2 पेज में या 1 ही पेज में, लगभग बीच में या जहां उसका रेफरेंस हो वहां बनाएं। नहीं बनाना है तो कंक्लूजन के बाद, यानी उत्तर समाप्त होने के बाद अगर आपके पास स्पेस बचा और आपने मैप बना दिया, तो आई थिंक कि इससे बचना ठीक रहेगा। मैप को भीतर ही बना दें, तब सब एंड में अपना कंक्लूजन लिखें। ये प्रेजेंटेशंस को बेहतर बनाता है और इस बात की जांच की जाती है कि आपका अगर कंटेंट ठीक है तो प्रस्तुतिकरण कैसा है, और थोड़े बहुत अंकों से आपका आंसर आगे पीछे भी हो सकता है। मैप का आकार कई स्टूडेंट बहुत छोटा बना देते हैं, वही बात है कि औपचारिकता ही निभाते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। उसका अनुपात ध्यान में रखें ताकि उसको पढ़ा जा सके, समझा जा सके। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से हमारा तात्पर्य, जब आप आंसर लिखते हैं तो मेरा सुझाव है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात का इस्तेमाल भी करते हैं, कि दो तरह का कलम पेन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लू पेन से आप पूरा आंसर लिखते हैं, और अगर आपको मौका मिलता है तो ब्लैक पेन से आप चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिए। अगर बुलेट बना सके बुलेट बना दीजिए, एरो बना सके एरो बना दीजिए। हम आपको स्क्रीन पे इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि कैसे ये प्रेजेंटेशन काम करता है। प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाना भी एक अच्छी कला है। इसका बहुत सारे स्टूडेंट अभ्यास करते हैं। अगर आप पहली बार आंसर लिखने जा रहे हैं तो इसका अभ्यास कर लीजिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि 2 पेन का इस्तेमाल करें तो ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, और किसी कलर का इस्तेमाल ना करें, ये वर्जित होता है। ब्लैक पेन से आप हेडिंग ही लिखिए और बुलेट लिखिए, या किसी अंडरलाइन, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो वो करिए, या फ्लो चार्ट में आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बार-बार कौन पेन बदलेगा, अगर मैं ब्लू पेन से ही कर दूँ तो भी अच्छी बात है। तो अगर आप हेडिंग लिखते हैं तो उसको बॉक्स में बना दीजिए। बुलेट्स वगैरह को पेन 2-3 बार चला दीजिए ताकि वो डीप हो जाए, डार्क हो जाए। तो ये आपका प्रेजेंटेशंस को बेहतर बनाएगा, और वो अच्छा लगता है आंसर देखने में, चीज़ें क्लियर रहती हैं, ढूँढना नहीं पड़ता है। अगर लॉन्ग आंसर है या निबंध है, फिर वहाँ मेन-मेन बातों को एग्ज़ामिनर ढूँढता है। उससे बेहतर है कि आप उसका काम आसान कर दीजिए, आप हाइलाइट कर दीजिए। तो ये उत्तर के बॉडी को बेहतर बनाने के कुछ तरीके थे, जिस पर हमने आज अपना वीडियो प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी, और लगना भी चाहिए। ये सारी बातें हमारे लाखों उत्तरों के रिसर्च के बाद हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज से हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की घोषणा करना चाह रहे हैं। हम लोगों का ये मेंस का उत्तर लेखन कार्यक्रम, जो इस बार जिनको मुख्य परीक्षा में बैठना है, तो हम लोग भी एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में होंगे, और इसमें लगभग 2 तरह से टेस्ट होंगे। हर एक सेक्शन पे सेक्शनल टेस्ट होंगे। जैसे हिस्ट्री का अलग क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री का अलग टेस्ट होगा 20 अंकों का, 20 क्वेश्चन होगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, डिजास्टर, तो यानी जीएस के जितने भी टॉपिक हैं उनके अलग अलग सेक्शनल टेस्ट होंगे। और फाइनली 4 टेस्ट, जीएस पेपर 1 कंप्लीट, जीएस पेपर 2 कंप्लीट, 3 4 करके पूरा टेस्ट भी होगा, यानी सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ये 2 तरह के टेस्ट होंगे। और इनका ऑनलाइन डिस्कशन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने ये दिख रहा होगा, और लिंक पे भी आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। और हम जल्दी ही इससे संबंधित एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना फ़ोन नंबर हमें इस वीडियो के माध्यम से मैसेज कर दीजिए, ताकि हम एक ग्रुप बनाकर और अपने कार्यक्रम से संबंधित पीडीएफ से या जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम उस पे आपको शेयर करेंगे। अगर आप आंसर लिखेंगे तो उस ग्रुप में भेज सकते हैं। यूट्यूब से संबंधित यूट्यूब वाला जो पार्ट है उससे संबंधित वीडियोस तो आपके सामने आते ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें इस तरह से रन करने वाली हैं। 1 जुलाई से हमारा ये कार्यक्रम ऑफ़िशियली ऑनलाइन मोड पे शुरू हो जाएगा। आप ट्रायल करना चाहें तो जुड़ सकते हैं। शुल्क बहुत ही सामान्य होगा, बहुत ज़्यादा इसमें चार्जेस नहीं लिए जाएँगे, नाम मात्र का शुल्क रहेगा। पर हाँ, क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं है, और इस बारे में आप एश्योर्ड रह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस सेवा का लाभ उठाएँगे। चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।